दोस्तों रूह कांप जाएगी ये लेटेस्ट जापानी हॉरर मूवी देखकर जिसका नाम है स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज पोजेशन। इस मूवी का इंतजार मैं काफी टाइम से कर रहा था क्योंकि इसके अंदर एक प्लेन स्टोरी नहीं है। इसके अंदर एक डिमोनिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक लड़का श्रापित घरों को जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे पता चलेंगे कुछ डिमोनिक क्रीपी राज। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, साथ ही साथ इस पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो क्योंकि आपका यही सपोर्ट डेमोनिक आर्काइव्स चैनल पे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कर देगा। और अब दिल थाम के आप लोग बैठ जाओ क्योंकि हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज पोजेशन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक लोहे की फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे हम मिलते हैं याहिरो नाम के एक लड़के से जो काफी साफ दिल का था। वो अपने एक कोवर्कर की मदद भी करता है भारी सामान उठाने में और ये देख लेता है याहिरो का मैनेजर याहिरो को आज गुड न्यूज दे देता है क्योंकि वो चाहता था कि याहिरो बन जाए कंपनी का प्रोडक्शन लाइन मैनेजर। क्योंकि दोस्तों याहिरो 11 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, पर ये सुनकर याहिरो खुश नहीं होता। असल में याहिरो का सपना था टोक्यो में एक्टर बनने का और अब प्रमोशन के बाद भी जब याहिरो को खुशी नहीं मिलती तो याहिरो समझ जाता है कि वो इस नौकरी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए आज याहिरो अपनी नौकरी छोड़ देता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। इस बात से मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक गया था, पर वो भी याहिरो को नहीं रोकता। इतना ही नहीं, मैनेजर याहिरो को देता है कियोशी नाम के एक आदमी का कार्ड जो एक टैलेंट मैनेजर है और वो टोक्यो में याहिरो की मदद करेगा। फाइनली याहिरो अब चले जाता है टोक्यो एक्टर बनने और वो सबसे पहले जाकर मिलता है कियोशी से। कियोशी याहिरो से बात कर थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह लेता है, पर अब इससे पहले कियोशी याहिरो को कोई ऑडिशन वगैरह दिलाए, याहिरो को लेनी होगी रहने के लिए एक सस्ती जगह क्योंकि ऑब्वियसली याहिरो अभी महंगे घरों को अफोर्ड नहीं कर सकता। कियोशी याहिरो को अब नेक्स्ट डे भेज देता है जिक्को बुक्केन रियल स्टेट के पास। दोस्तों जिक्को बुक्केन का मतलब होता है स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज या फिर श्रापित घर। बेसिकली ये कंपनी सिर्फ श्रापित सस्ते घरों को रेंट पे देती थी जिन्हें जापान में कोई भी नहीं खरीदता। अंदर जाकर याहिरो मिलता है योशिदा नाम के एक एजेंट से जो याहिरो को दिखाता है 5 श्रापित घर और बताता है स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज वो घर होते हैं जिनके अंदर खुदकुशी, हत्याकांड या कोई डिमोनिक मौत हुई होती है। इसलिए घर सस्ते हैं, पर क्योंकि याहिरो पे पैसे नहीं थे तो उसे इन्हीं घरों में रह के काम चलाना पड़ेगा। याहिरो ऑब्वियसली डर रहा था, पर बेचारे पे कोई और चारा नहीं था। योशिदा याहिरो को दिखाता है एक ऐसा घर जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और ये घर सबसे सस्ता था और एंड में याहिरो इसी घर को रेंट पे ले लेता है। याहिरो पहुंचता है उस श्रापित घर में और अब आप लोग ध्यान से देखो। देखा आपने, उधर अंधेरे में खड़ी थी एक बहुत क्रीपी आत्मा जिस पे याहिरो ध्यान नहीं देता। और दोस्तों इस मूवी में ऐसी बहुत सारी क्रीपी आत्माएं बीच बीच में आएंगी जो एक जगह खड़ी रहेगी, तो आप लोग ध्यान से देखना। आत्मा गायब हो जाती है और याहिरो अब पूरे घर में कैमरे लगा देता है। वो कैमरे इसलिए लगाता है क्योंकि उसे कियोशी ने ये सब करने को बोला था, क्योंकि कई सारे लोग इंटरनेट पे हॉन्टेड घरों की लाइव स्ट्रीम को देखना पसंद करते हैं। तो बेसिकली याहिरो भी सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और लाइव स्ट्रीम करेगा। दिन रात होती है और याहिरो जब सो रहा था तभी घर की श्रापित आत्मा क्रॉल कर आती है क्रीपी तरीके से और चढ़ जाती है याहिरो के ऊपर। वो आत्मा दिन उसकी गर्दन पे बुरी तरीके से काट लेती है और दर्द से याहिरो जाग जाता है। वो खिड़की में रिफ्लेक्शन में अपने घाव को चेक करता है और तभी उसे दिखाई देती है एक लड़की जो अपना सर दीवार में घसीट रही थी बुरी तरीके से, पर अगले ही पल वो गायब हो गई थी। देन नेक्स्ट डे कियोशी का मैसेज आता है और वो याहिरो को भेज देता है एक बीच पे जहाँ पे एक टीवी कमर्शियल की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग में बैकग्राउंड एक्टर्स की जरूरत थी जिसमें याहिरो को कियोशी ने रोल दिलवा दिया था। बीच पे शूटिंग के टाइम याहिरो मिलता है मीको नाम की एक लड़की से जिसे देखते ही याहिरो का मीको पे दिल आ जाता है। इतना ही नहीं, दोनों को बीच पे बस चलने की एक्टिंग करनी थी एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो दोनों पूरा दिन साथ रहते हैं और रात तक याहिरो प्यार में पागल हो गया था, पर वो मीको का नंबर लेना भूल जाता है।
एनीवे तभी आ जाता है क्योशी और वो याहिरो को भगा कर ले जाता है एक बार तक। पर देन बार से क्योशी कहीं और भाग जाता है। याहिरो कंफ्यूज था पर सरप्राइजिंगली वो टकरा जाता है मीको से जो इसी बार में काम करती थी। वो दोनों यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं और नेक्स्ट डे याहिरो मीको को घर लेकर आता है ताकि दोनों लोग प्रैक्टिस कर सके एक ऑडिशन के लिए। हालांकि बीच में मीको को एक फोन आता है। फोन पे एक डिमोनिक आवाज मीको को बोलती है यहाँ से बाहर निकल जा, जिससे मीको कंफ्यूज हो जाती है। मीको को असल में वो कॉल याहिरो के फोन से ही किया गया था, जिसके बाद मीको घर से चले जाती है क्योंकि दोस्तों मीको को लग रहा था कि अपार्टमेंट में याहिरो ने किसी और लड़की को भी रखा हुआ है और इसलिए ही शायद याहिरो की गर्दन पे चोट का निशान है। शायद किसी लड़की ने उसे हिक्की दे दी होगी। याहिरो भी मीको को नहीं रोक पाता और बाद में उसे अपना फोन बाथरूम में मिलता है। इतना ही नहीं, सफाई के वक्त याहिरो को जमीन में गड़े हुए मिलते हैं एक लड़की के नाखून, जिससे वो डर जाता है। एनीवे उस दिन एक फिल्म के ऑडिशन में जाता है याहिरो और ये एक बड़ी फिल्म थी तो बड़े बड़े जजेस भी आए हुए थे। एक जज थी हियोरी जिसके पास अजीब सी गुड़िया थी और जब याहिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो हियोरी देखती है कि याहिरो के रेज्यूमे में उसकी जो फोटो थी वो डिमोनिक हो रखी थी। हियोरी को देन याहिरो के आसपास कुछ अजीब चीजें भी दिखाई देने लगती है और वो सेम चीज कैद होती है कैमरे में, जिससे कैमरामैन डर जाता है क्योंकि दोस्तों याहिरो के कंधे पे था उसी डिमोनिक आत्मा का हाथ। और इस सब से हियोरी समझ गई थी कि याहिरो श्रापित है। देन ऑडिशन के बाद हियोरी आकर याहिरो को अपना नंबर देती है और ये बोलकर जाती है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसे कॉल करे। अब उस रात को याहिरो सो नहीं पाता कि तभी बेल बजती है पर गेट पे कोई नहीं था। बेल बार बार बजती रहती है एंड देन याहिरो को दिखाई देती है वो क्रीपी आत्मा, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाता है। इतना ही नहीं, जब याहिरो किसी तरीके से सोता है तो वो आत्मा आकर उसका गला दबाने लगती है। कैमरे में रिकॉर्ड होने लगती है क्रीपी शैडो, अजीब आवाजें, जिसके बाद याहिरो अपना सर दीवार में घसीटने लगता है बिल्कुल उस आत्मा की तरह। और दूसरी तरफ ये सब देख लेती है मीको लाइव स्ट्रीम पे और वो समझ जाती है कि याहिरो के घर में कोई लड़की नहीं है, वहां पे एक डिमोनिक श्राप है। अब अगले दिन तुरंत मीको जाती है याहिरो को वार्निंग देने, पर घर में घुसते ही वो डिमोनिक आत्मा मीको को पोजेस कर लेती है। पोजेशन की हालत में मीको याहिरो से चिपक जाती है और रोमांटिक बातें करने लगती है, जिससे ये साफ था कि उस आत्मा को शायद याहिरो से लगाव हो गया है। पर याहिरो मीको को धक्का देकर दूर कर देता है। मीको होश में आ जाती है पर देन मीको को वो आत्मा याहिरो के पीछे से आकर बुरी तरीके से डरा देती है और मीको डर के चिल्लाकर भाग जाती है घर। मीको के जाते ही अचानक याहिरो को भी वो आत्मा अपने कंधे के पीछे दिखाई देती है शीशे के अंदर, और उस आत्मा की एक आंख गायब थी, जिससे याहिरो इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि वो गलती से तोड़ देता है शीशा। और शीशे के पीछे एक कैविटी थी जिसके अंदर एक डब्बा रखा हुआ था। अब इतना सब होने के बाद याहिरो बुला लेता है हियोरी को, जो आकर उस डब्बे को बाहर निकालकर अंदर देखती है। दोस्तों डब्बे के अंदर थी उस डिमोनिक आत्मा की आंख। हियोरी अब यहाँ पे इस आंख को अपने पास रख लेती है, पर वो याहिरो को बताती है कि ये जो अपार्टमेंट में है ना, ये बहुत ज्यादा श्रापित है और ये श्राप याहिरो को भी खुदकुशी करने पे मजबूर कर देगा। कुछ ऐसा ही पुरानी रेंट पे रहने वाली लड़की के साथ भी हुआ था और ये श्राप इसी आंख के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये आंख अपार्टमेंट में कैसे आई और क्यों आई ये हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि इसके बाद याहिरो घर खाली कर देता है इससे पहले कुछ भी डिमोनिक हो। उसका डिसीजन बिल्कुल समझदार लोगों की तरह था, कोई बेवकूफ ही ऐसे श्रापित घर में रहेगा। अब कुछ टाइम बाद याहिरो को फोन आता है एक टीवी स्टेशन से, जिन लोगों ने याहिरो की हॉन्टेड लाइव स्ट्रीम को देखा था। टीवी स्टेशन एक सुपरनैचुरल ब्रॉडकास्ट कर रहा था जिसमें वो लोग इनवाइट करते हैं याहिरो को एज अ होस्ट, क्योंकि याहिरो की लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी थी। ये बात याहिरो देन बताता है मीको को, जो उदास हो जाती है क्योंकि दोस्तों सुपरनैचुरल ब्रॉडकास्ट के लिए याहिरो को हॉन्टेड जगहों पे जाके रुकना होगा और मीको ऐसा नहीं चाहती थी। एनीवे अगले दिन याहिरो अपनी टीम के साथ निकल जाता है एक हॉन्टेड होटल को एक्सप्लोर करने। रास्ते में उसे एक क्रीपी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई देती है जो श्रापित थी, पर मूवी में इसका कोई रोल नहीं। ये ड्रेस मूवी में इसलिए है क्योंकि जापान में बिल्कुल सेम चीज सच में जंगल के अंदर लोगों को मिली थी। अब याहिरो टीम वाले पहुंचते हैं होटल पे जहाँ पे सब कुछ क्रीपी था, पर वहाँ का मालिक आता है और मना कर देता है कि वो लोग शूट नहीं कर सकते, जबकि मालिक ने ऑलरेडी पैसे वगैरह ले लिए थे।
एक टीम मेंबर मालिक को और पैसे खिलाता है, जिसके बाद मालिक जाता है एक कमरे में और वो अजीब तरीके से हंसने लगता है और किसी अनजान शक्ति को बोलने लगता है कि चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सब याहीरो सुन लेता है और ऑब्वियसली सब कुछ क्रीपी था। देन याहीरो को स्क्रिप्ट वगैरह देकर बिठा दिया जाता है एक कमरे में और याहीरो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे से धम धम की आवाजें आने लगती है। परेशान होकर याहीरो कंप्लेन करने के लिए जाता है पर ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा था। इन देन एक छोटी लड़की याहीरो के पीछे से निकलकर अंधेरे में चली जाती है, जिससे डरकर याहीरो भागता है नीचे। वो सबको बताता है जो हुआ, पर उसकी कोई भी नहीं सुनता क्योंकि ब्रॉडकास्ट का टाइम हो गया था। जल्दी ही याहीरो को तैयार कर कर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है और ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले साउंड वाले लड़के ऊसुई को सुनाई देने लगती है एक अजीब आवाज। वो आवाज सब लोग सुनते हैं और याहीरो के हिसाब से ये कोई औरत है जो अपनी बेटी से बात कर रही थी। पर देन ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। टीवी के होस्ट याहीरो से डायरेक्टली बात करते हैं और बातों के बीच में इस होटल की श्रापित आत्मा याहीरो को पोजेस कर लेती है। पोजेशन की हालत में याहीरो बताता है कि कैसे एक माँ ने इसी जगह पे अपनी बेटी का दम घोटकर उसे मार डाला था। ये कहानी सुनकर सब लोग डर जाते हैं। देन वो आत्मा इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गड़बड़ करने लगती है, जिससे टीवी स्टेशन पे भी सब लोग चौंक गए थे। हालांकि दोस्तों, शो के बाद सबको लगता है कि याहीरो एक्टिंग कर रहा था और इसलिए सब लोग बस उसकी तारीफ करते हैं और कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। देन रात में याहीरो अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए होटल में अकेला रुकता है और जब वो वॉशरूम में था तो हम लोग याहीरो के पीछे देख पाते हैं क्रीपी आत्मा जो नेक्स्ट मोमेंट गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, नहाते वक्त याहीरो को फिर से वो छोटी लड़की दिखाई देती है, जिससे वो डर कर चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। हालांकि बेचारा सो भी नहीं पाता क्योंकि ऊपर के फ्लोर से फिर से धम धम की आवाजें आने लगती है। याहीरो हिम्मत कर जाता है ऊपर चेक करने और वहां पे याहीरो की रूह कांप जाती है एक माँ को देखकर जो अपनी बेटी का दम घोट रही थी। उसकी बेटी पैरों से धम धम कर रही थी और तभी वो माँ देख लेती है याहीरो को। वो देन क्रॉल करके बढ़ती है याहीरो की तरफ और दोस्तों, सच में ये सीन हद से ज्यादा डरावना था। पर देन याहीरो जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। याहीरो ऊपर जाकर देखता है उस कमरे में माजरा क्या है, पर पता चलता है कि ऊपर का वो जो कमरा था ना, वो बंद था। जी हाँ दोस्तों, जिस कमरे के अंदर हत्याकांड हुआ था उसे फट्टों से सील कर रखा था। याहीरो एंड में उन आत्माओं की शांति के लिए प्रे करता है और होटल से चले जाता है, जिसके बाद वो आज मिलता है मीको से। मीको कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही थी काम से, पर जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे को लोकेशन शेयर कर देते हैं इन केस कुछ बुरा ना हो जाए। एनीवे, याहीरो कियोशी से मिलता है क्योंकि अभी तक याहीरो को काम के पैसे नहीं मिले थे, पर कियोशी बस याहीरो को सब्र रखने के लिए बोलता है। याहीरो को फिर से अब जाकर मिलना पड़ता है योशिदा से सस्ते श्रापित घरों के लिए और योशिदा उसे दिखाता है एक शेयर्ड हाउस जहां पर दो लोग ऑलरेडी रहते हैं जिनके नाम है हाजिमे और कोयामा। उन दोनों से रात को याहीरो बात करता है और वीडियो कॉल पे ही याहीरो को दिखाई देती है एक श्रापित आत्मा। पर अब याहीरो को इन चीजों की आदत पड़ गई थी। वो शेयर्ड हाउस में मूविंग कर जाता है और पहली 2 रातों तक कुछ नहीं होता, पर देन एक रात याहीरो को सुनाई देती है एक बूढ़ी औरत की आवाज। याहीरो सस्पेक्ट करता है कि शायद इस घर में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है और इसलिए नेक्स्ट डे वो ये बात हाजिमे और कोयामा को बताता है। वो तीनों इन दी एंड डिसाइड करते हैं उस आत्मा से बात करने का याहीरो की लाइव स्ट्रीम के लिए, और अगर आत्मा को बुलाना है तो निकालना होगा उईजी बोर्ड। सारी तैयारियां करके वो आत्मा को समन करते हैं और जल्दी ही वो आत्मा आकर जवाब देती है कि वो एक फीमेल घोस्ट है। उसकी उम्र 69 ईयर्स है। एंड देन वो आत्मा बोलती है कि ये लो, ये मेरा खून है। अब अचानक सीलिंग टूट जाती है और कोयामा के ऊपर गिरने लगता है खून। वो बुरी तरीके से डरकर चिल्लाता है, सियांस रोक दिया जाता है और अब कोयामा बस पागलों की तरह हंसता रहता है। इस सब की वीडियो याहीरो जाकर दिखाता है अब हियोरी को। हियोरी बताती है कि कोयामा को उस आत्मा ने पोजेस कर लिया है, तो अब याहीरो को कोयामा का स्पेशल ख्याल रखना होगा। पर जब उस रात को याहीरो घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कोयामा बिल्डिंग की छत पे आ गया था पोजेशन की हालत में। याहीरो कोयामा को नीचे उतरने के लिए बोलता है, पर अचानक
वो डिमोनिक बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है कोयामा के कंधे पे, जिससे कोयामा नीचे गिर के बुरी तरीके से घायल हो जाता है। थोड़े नरेशन के साथ हमें ये भी पता चलता है कि कोयामा जिंदा बच गया था लकीली, पर फिर उन तीनों लड़कों ने घर को खाली कर दिया। ये बातें याहिरो जाकर कियोशी को बताता है और साफ बोल देता है कि भाई अब मैं श्रापित घरों में नहीं रह सकता। पर कियोशी कुछ नहीं कर सकता था इस मामले में। कियोशी के हिसाब से जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक याहिरो को अपने ठिकाने का इंतजाम खुद करना होगा। इसके बाद याहिरो जाकर मिलता है मीको से, जो अपनी जॉब से वापस आ गई थी, और मीको याहिरो की कंडीशन देखकर उसे रहने के लिए बुला लेती है अपने घर के अंदर। मीको का घर अंदर से बहुत बड़ा था और वहां पे सेटल होने के बाद याहिरो से मीको पूछती है कि याहिरो एक्टर क्यों बनना चाहता है। हमें पता चलता है कि याहिरो का पापा मारा गया था जब वो छोटा था, जिसके बाद याहिरो बहुत सैड रहने लगा था। पर फिर एक दिन उसे एक टीवी सेलिब्रिटी ने इन्फ्लुएंस किया था कि इंसानों को उस रास्ते पे चलना चाहिए जो उनका दिल कहे, ना कि आसान रास्ते पे, क्योंकि इंसान तभी खुश रह सकते हैं जब वो अपनी दिल की बात सुने। और उस टाइम से याहिरो बनना चाहता है एक टीवी सेलिब्रिटी। अब याहिरो सेम क्वेश्चन पूछता है मीको से, पर मीको जवाब नहीं देती और उठकर वहां से चले जाती है, जो कि काफी अजीब था। देन नेक्स्ट डे याहिरो को फील होती है एक आदमी की आत्मा अपने पीछे, जिससे फाइनली हम लोग समझ जाते हैं कि मीको का घर भी ऑलरेडी श्रापित है। उस रात को याहिरो के पास वो आत्मा चलकर आती है, जिससे याहिरो जाग जाता है और उसे सुनाई देती है मीको की चीख। वो तुरंत जाकर चेक करता है मीको को क्या हुआ, और उसे मीको मिलती है क्लोजेट के अंदर चिल्लाते हुए, रोते हुए, और वो याहिरो को खुद को टच भी नहीं करने दे रही थी। और फिर नेक्स्ट डे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मीको ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देन उस रात को मीको चले जाती है घर से बहुत दूर। लोकेशन पे दिखा रहा था कि वो घर से 5 घंटे की दूरी पे है। पर जब अगले दिन याहिरो मीको से इस बारे में पूछता है तो मीको बोलती है कि वो घर पे ही थी। अब सेम उस रात को भी होता है, मीको चले जाती है घर से दूर और याहिरो आज जाकर मीको के कमरे को इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि अब याहिरो को लग रहा था कि शायद मीको पोजेस्ड है और ये बात वो खुद नहीं जानती। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि मीको ने कुछ अच्छे शोज में काम किया हुआ है, पर इंटरनेट पे मीको के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं थी। एंड देन मीको घर वापस आ जाती है और वो देख लेती है याहिरो को। मीको डिमोनिक तरीके से पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिसके बाद वो फिर से भाग जाती है घर के बाहर बिना कुछ बोले। अब दोस्तों उस रात को याहिरो को फिर से आके घेर लेती है उस आदमी की आत्मा। वो आत्मा याहिरो को दिखाती है एक विजन, जिसमें था मीको का बचपन वाला रूप। हमें विजन से समझ आता है कि मीको के साथ बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ था। पर देन याहिरो जाग जाता है। याहिरो को फोन आता है उसके घर से और उसे पता चलता है कि उसकी माँ बीमार हो गई है, और इसलिए अब याहिरो को अगले दिन घर जाना था। पर वो पहले फोन करता है कियोशी को, जिसका नंबर बंद जा रहा था। याहिरो पहुंचता है कियोशी के ऑफिस, जिस पे ताला लगा हुआ था, और दो लोग याहिरो को आकर बताते हैं कि ये ऑफिस सालों से बंद है, जिससे याहिरो की रूह कांप जाती है। याहिरो फोन करता है अपने मैनेजर को और पूछता है कि कियोशी कौन है, पर दोस्तों मैनेजर ने कियोशी का नाम कभी सुना ही नहीं था, जो अजीब बात है। याहिरो निकाल कर चेक करता है कियोशी का बिजनेस कार्ड जो मैनेजर ने उसे दिया था, पर अब उस कार्ड पे कियोशी का नहीं, सातोरू नाम के एजेंट का नाम लिखा हुआ था। कहने का मतलब कियोशी जिंदा था ही नहीं, और कियोशी की आत्मा ने जानबूझकर याहिरो को अपने पास बुलाया था, ये सारे माइंड गेम्स खेलकर। पर क्यों, यह हमें जल्दी ही पता चलेगा। अब परेशान होकर याहिरो पहुंचता है घर और वहां पर आती है मीको, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। याहिरो तुरंत मीको को संभालता है, पूछता है सारी सच्चाई, जिसके बाद मीको बताती है कि वो अपने पास्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि जो उसका पापा था ना, वो एक किलर था, पर स्टिल वो अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि मीको का पापा भी एक एक्टर था, पर वो फेमस नहीं था। वो ज्यादातर घर से बाहर रहता था और इसलिए मीको की माँ चक्कर चलाती थी। मीको अपनी माँ के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी, तो वो रहने चली गई थी अपने पापा के साथ, और मीको का पापा उसे बहुत अच्छे से रखता था। पर दिन एक रात मीको की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेने आ गई थी मीको को। मीको डर के मारे जगह छिप गई थी, पर देन उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने उसे ढूंढकर मारना स्टार्ट कर दिया था। मीको को बचाया था उसके पापा ने, और उस लड़ाई में मीको की माँ का बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से गिरकर मारा गया था। उस हादसे के बाद मीको के पापा को अरेस्ट कर लिया गया था, और पूरी जिंदगी मीको को सब लोग सताते थे कि उसका पापा एक मर्डरर है ये कहकर। मीको दिन जब 18 साल की हुई थी तो उसने अपना नाम बदल लिया था और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दी थी। यही रीजन है कि मीको की हिस्ट्री इंटरनेट पे नहीं है।
हालांकि कुछ टाइम बाद मीको का पापा जेल से छूट गया था। उसने देन मीको को कॉल किया था, पर आज तक मीको ने अपने पापा से बात नहीं की है और यही सारी चीजें मीको को हर रात सताती है। मीको का असली नाम था कारिन फुजियोशी और उसके पापा का नाम था कियोशी फुजियोशी। और ये सुनकर याहिरो चौंक जाता है। याहिरो समझ जाता है कि कियोशी की आत्मा ने इसलिए ही याहिरो को अपने पास बुलाया था, क्योंकि कियोशी चाहता था कि याहिरो मीको का ख्याल रखे। याहिरो एक अच्छा लड़का था और मीको के लिए परफेक्ट पार्टनर था। बेसिकली क्योशी की आत्मा ने याहिरो और मीको की मीटिंग करवाई जानबूझकर। ये बात याहिरो तो समझ जाता है, पर वो मीको को नहीं बताता कि इसका पापा मर चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीको के घर में जो आत्मा याहिरो को दिख रही थी वो क्योशी की ही थी। एनीवे, याहिरो मीको को कंफर्ट करता है और उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन रात को मीको और याहिरो दोनों जाने लगते हैं गांव याहिरो की माँ से मिलने, ताकि मीको का भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए गांव में रहकर। पर गेट से जैसे ही मीको बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक मीको को पोजेस कर लेती है उसके पापा की आत्मा और मीको भाग जाती है बाहर। याहिरो गेट तोड़कर मीको का पीछा करता है और वो जल्दी ही पहुंच जाता है एक अंधेरे श्रापित क्रीपी घर में, जहां पर मीको बैठी हुई थी, क्योंकि दोस्तों उसे मिल गई थी अपने पापा कियोशी की लाश। लाश को देखकर याहिरो भी चौंक जाता है, पर वो ये समझ गया था कि कियोशी की आत्मा सिर्फ मीको और याहिरो को मिलवाना नहीं चाहती थी। कियोशी की आत्मा चाहती थी कि उसकी बेटी उसकी लाश को ढूंढ ले, ताकि कियोशी की आत्मा को शांति मिल जाए। यहाँ पे अब मीको अपने पापा को गुड बाय बोलती है रोते रोते, पर देन कियोशी की आत्मा सामने आती है। वो अपनी बेटी को हक करती है और वो आत्मा याहिरो को भी थैंक यू बोलती है। याहिरो याद करता है इस पूरी मूवी के सीन्स, क्योंकि सारी चीजें फाइनली समझ आ गई थी उसे। इन दी एंड क्योशी का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फ्यूनरल के बाद याहिरो और मीको फैसला करते हैं गांव जाने का, याहिरो की माँ का ध्यान रखने के लिए। देन कुछ टाइम में जब वो दोनों वापस आते हैं तो याहिरो को एक अच्छी एक्टिंग जॉब भी मिल गई थी और वो एलिवेटर में उस टीवी सेलिब्रिटी से भी टकराता है जिसने बचपन में याहिरो को इंस्पायर करा था। पर साथ ही साथ याहिरो को दिखाई देती है एक लड़की की आत्मा, जिससे याहिरो डर जाता है और वो समझ जाता है कि उसके पास अब भूतों को देखने की शक्ति आ गई है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के क्रेडिट्स के साथ हमें दिखाई जाती है कुछ रियल लाइफ फोटोज, क्योंकि ये कहानी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर करके बनाई गई थी, जिससे सब कुछ बहुत ज्यादा क्रीपी लगने लगता है हम व्यूअर्स को। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज पोजेशन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अब इस चैनल के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहाँ पे पर्सनली मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से हमारा चैनल जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर हिट कर जाएगा। और अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।